नमस्कार विद्यार्थियों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके समक्ष व्याकरण का जो पाठ है भाषा और व्याकरण, उसका अगला भाग लेकर। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले प्रकरण में पढ़ाया था, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के रूप, भाषा के कौशल, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। इसके साथ मैंने आपको बोली के बारे में भी बताया था। आशा है आप लोगों ने उस पाठ को समझा और उसको पढ़कर फिर आगे हम इस पाठ को आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हमने देखो, हम शार्टकट पे लिखा है लिपि। सबसे पहले इस पाठ में हम लिपि पढ़ेंगे। लिपि क्या है? अब पहले किताबी भाषा में नहीं जाएंगे। पहले आप सोचिए, ये जो मैंने लिखा है लिपि, आपने इसको कैसे पढ़ा कि ये लिपि लिखा है? ये क्या चीज है जिसको मैंने लिखा है? या यहाँ आपको श्यामपट में काफी चीजें नजर आ रही हैं। ये जो लिखावट है, ये क्या है? ये कुछ चिन्ह है। ये चिन्ह किसके चिन्ह हैं? कुछ संकेतों के चिन्ह हैं। तो जब हम एक वर्णमाला तैयार करते हैं तो उसमें हम अपने ध्वनियों को जो प्रयोग करते हैं, उन ध्वनियों के लिए कुछ चिन्हों को रखते हैं और उन चिन्हों को ही हम लिपि कहते हैं। तो भाषा बोलते समय जो ध्वनियाँ हमारे मुख से निकलती हैं, उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं और ये चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। यानी इसमें जो मैंने लिखा है यही लिपि है। लेकिन ये हर भाषा की लिपि नहीं है, ये केवल हिंदी भाषा की लिपि है। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। जो हिंदी भाषा की लिपि है, इस लिपि का नाम है देवनागरी। देवनागरी, ये देवनागरी लिपि के माध्यम से हम हिंदी भाषा को लिखते हैं। और ये देवनागरी लिपि बहुत व्यापक है और इसमें हम केवल हिंदी ही नहीं, इसमें हम संस्कृत, मराठी, नेपाली सभी भाषाओं को लिख सकते हैं देवनागरी लिपि के माध्यम से। इसके अलावा अंग्रेजी भाषा के लिए रोमन लिपि है, ठीक है। फिर उर्दू के लिए फारसी लिपि है। इस प्रकार से लिपियों का प्रयोग होता है हर एक भाषा के लिए अलग अलग, ठीक है। तो लिपि क्या है? भाषा के लिखित रूप द्वारा किसी भी भाषा के साहित्य को हम सुरक्षित रख सकते हैं। लिपि या ये भाषा का लिखित रूप है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं? किसी भी भाषा के साहित्य को सुरक्षित रखते हैं। देखिए, जैसे कि आपको मैंने कुछ कहा और कहने के बाद यदि आपने इसको तुरंत लिख लिया तो ये रिटन डॉक्यूमेंट बन गया, ये एक लिखित दस्तावेज बन गया। तो ये लिखे रहने की वजह से सालों साल आप इसको पा सकते हैं। लेकिन मैंने बोला, फिर आपने सुना, बाद में आपको याद नहीं रहा, तो ये चीज़ यहीं पर समाप्त हो जाएगी। तो लिख के रखने से क्या होता है? साहित्य को काफ़ी सालों तक सुरक्षित रखा जा सकता है, ठीक है। आप लोगों को एक चीज़ बता दें, ये जो हिंदी भाषा है हमारी, हिंदी भाषा वो भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में, पिछले प्रकरण में हमने पढ़ा था राजभाषा कामकाज की भाषा, तो राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा को स्वीकार किया गया था भारतीय संविधान में। कब? वो पुण्यतिथि है 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 को इसलिए हम हिंदी दिवस के तौर पर मनाते हैं। हिंदी दिवस के तौर पर मनाते हैं और ये 14 सितंबर 1949 से भारत को अपनी राजभाषा, अपने देश की भाषा हिंदी के रूप में प्राप्त हुई। ये तो जो हिंदी दिवस
भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकृति के लिए है, इसलिए ये भारत में मनाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं हिंदी भाषा की व्यापकता इतनी है कि पूरे विश्व में कई कई देशों में इस भाषा का इस्तेमाल होता है, इस भाषा की पढ़ाई होती है। तो इसलिए इस भाषा के पॉपुलैरिटी को देखते हुए, इस भाषा के इतने लोकप्रियता को देखते हुए पूरे विश्व में भी हम हिंदी दिवस मनाते हैं। वो कब है? वो है 10 जनवरी। 10 जनवरी क्या है? हमारा विश्व हिंदी दिवस है। क्या है? विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस, ठीक है? इतना आप समझ गए हैं। इस ये जो हमारा जो पाठ है, इस पाठ के 2 भाग हैं, एक है भाषा और दूसरा है व्याकरण। अब तक हमने जो भी पढ़ा ये भाषा से रिलेटेड था। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण के बारे में, ठीक है? चलिए। व्याकरण, व्याकरण क्या है? ये जो आपकी पुस्तक है, ये आपकी व्याकरण की पुस्तक है, ठीक है? तो ये व्याकरण है। अब ये व्याकरण क्या करती है, जरा आप सोचिए। व्याकरण क्या करती है? हमको इस भाषा का, जिस भाषा का व्याकरण है, उस भाषा का हमको ज्ञान प्रदान करती है। कैसा? उस भाषा के शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करती है, उस भाषा के नियमों के बारे में बताती है। जैसे कि हम कहते हैं कि एक लड़का आ रहा है लेकिन एक लड़की आ रही है, तो हमको कैसे पता कि लड़के के लिए हम आ रहा क्रिया का प्रयोग करेंगे और लड़की के लिए आ रही क्रिया का प्रयोग करेंगे? तो ये नियम हमको कौन बताता है? कौन बताता है कि ये सही प्रयोग है, ये गलत है, ये शुद्ध प्रयोग है, ये अशुद्ध प्रयोग है? ये बताने का कार्य व्याकरण करता है। तो बोलते, पढ़ते, लिखते समय हम भाषा का प्रयोग करते हैं, वह शुद्ध है या नहीं हमको इसका ज्ञान नहीं होता है, हम तो केवल प्रयोग करते हैं। तो इस भाषा की शुद्धता का ज्ञान हमको व्याकरण कराता है। व्याकरण क्या है? व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाता है। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो भाषा को हमें ठीक तरह से, शुद्ध तरीके से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है, ठीक है? मैंने आप लोगों को कुछ उदाहरण दिए हैं। इसके अलावा आपके किताब में पृष्ठ संख्या 9 में कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे शीला गाना गा रहा है। आपको अच्छा लगा सुनकर? नहीं लगा? ये तो आपके कान की बात है कि आप सुनते सुनते समझ गए हैं, लेकिन इसका सही प्रयोग हमको व्याकरण की किताब सिखाता है। शीला गाना गा रही है। मुझे क्या है? कल जाना है रायपुर मुझे। यहाँ पर पदों को इधर उधर कर दिया है, ये शुद्ध प्रयोग नहीं है। इसका शुद्ध प्रयोग क्या है? मुझे कल रायपुर जाना है। फिर देखिए, मैंने तेरे से नाराज हूँ। भला ये कैसा प्रयोग है? इसमें सर्वनाम को अशुद्ध तरीके से प्रयोग किया गया है। इसमें क्या होगा? मैं तुमसे नाराज हूँ। चौथे उदाहरण में क्या है? परिश्रम का फल मीठा होता है। अब हिंदी एक ऐसी वैज्ञानिक भाषा है जिसमें हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। यदि हम किसी का उच्चारण ह्रस्व करते हैं, छोटा करते हैं, तो हम उसमें छोटी मात्रा लगाते हैं। अगर छोटे ई की मात्रा है तो छोटा ई उच्चारण करते हैं, छोटा ऊ की मात्रा है तो छोटा ऊ उच्चारण करते हैं। इसी तरह से दीर्घ के लिए भी नियम चलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बोला है? अगर हम इसको सही तरीके से पढ़ें तो इसमें जो लिखा है अगर उसी को हम पढ़ें हूबहू, तो हम क्या बोलेंगे?
बोलेंगे परिश्रम का फल मीठा होता है। लेकिन क्या ये सही है? आपके कानों में खटक रहा है ना? तो ये क्या होगा? परिश्रम, परिश्रम नहीं, परिश्रम का फल मीठा होता है। मीठा नहीं, मीठा होता है। तो ये क्या हुआ? इसका शुद्ध रूप हुआ। इसमें वर्तनी संबंधी अशुद्धि थी। ठीक है, तो अब क्या है, ये जो उपर्युक्त जो सभी अशुद्धियां हैं, इनके सही स्वरूप का ज्ञान हमको कैसे हुआ? किसने हमको बताया कि इसका सही स्वरूप क्या है? इसके सही स्वरूप का पता हमको व्याकरण के द्वारा चलता है। हर भाषा के कुछ नियम होते हैं और इनका पालन करके ही इनके शुद्ध रूप को जाना जा सकता है। व्याकरण ही हमको इन शुद्ध रूपों की जानकारी देता है। तो इस प्रकार भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र ही व्याकरण है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को ही व्याकरण कहा जाता है। तो क्योंकि हमने 2 भाग में इस कक्षा को पूरा किया, इस पाठ को पूरा किया, तो आइए हम कुछ बिंदुओं को दोहरा कर अपनी यादों को तरोताज़ा कर लेते हैं। भावों और विचारों के आदान प्रदान का साधन भाषा है। भावों और विचारों के आदान प्रदान का साधन भाषा है। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। भाषा के 4 कौशल हैं, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। भाषा का एक अन्य मौखिक रूप बोली कहलाता है। ठीक है, बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा जिस रूप में लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जिस रूप में लिखी जाती है उसको लिपि कहते हैं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा बनी। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के अलावा 21 अन्य भाषाओं को स्वीकृति मिली है। कुल 22 है और हिंदी के अलावा 21 हुए। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाने वाले शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है। अब आप लोग इस पूरे पाठ को दोहराइए। हम अगले कक्षा में इसके जो एक्सरसाइज है, इसकी जो अनुशीलनी है, उसको करेंगे, अभ्यास को पूरा करेंगे। धन्यवाद।